नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी हैं आज की सुर्खियां। अपने ही सगे भाई ने चलवाई थी भाई पर गोली। प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करने वाले मामले का पुलिस ने किया खुलासा। भाबो समेत 2 गिरफ्तार। गोली से घायल संस्कृति वर्मा 20 दिनों के बाद पहुंची एसएसपी ऑफिस। कहा, बड़े मछली को पकड़े पुलिस। और मुहर्रम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। ड्रोन से की जाएगी जुलूस पर निगरानी। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। निकाला गया फ्लैग मार्च। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध स्थिति में एक विवाहिता का शव उसी के घर में मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना सकरा थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी मोहम्मद शमीम की 26 वर्षीय पत्नी अंगूरी उर्फ समीना खातून के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मायके वालों का आरोप है कि 8 साल की शादी में उसकी बेटी ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जबकि ससुराल वाले उसे बेटे जन्म देने का दबाव बना रहे थे, जिसके कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अंत में उसकी हत्या कर दी गई। इधर पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है। हमको 6 बजे सूचना मिला था। 6 बजे ये 8 साल से हो रहा था। ये 8 साल से हो रहा था तो हम समझा कि चले जा रहे थे। तो एक बार एक अचानक बीच में हुआ है लफड़ा किया। उसका फ़ोन नहीं आया था। फ़ोन नहीं आने के बाद तो वो जिसका है उसके अब्बा बोले हुआ था इसको हम मार देंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। ये लगभग 3 महीना पहले जान से ख़त्म कर देंगे। वही बात आज हो गया है। आज हुआ है तो 6 बजे हमको सोचना हुआ। ये है 12 बजे, ये हमको सुबह का लग रहा है। ये सुबह का हुआ है। ये हमको सुबह आपको कल कै तारीख था? कल 16 तारीख। सुबह में क्या सूचना मिला आपको? सुबह में सूचना मिला था आपके बहन फांसी लगा के मर गया। ये फांसी लगाया नहीं, मारा गया। तो आप लोग आए तो पार्थिव लाश को कहाँ देखे? लाश को उसी घर में देखा गया। घर में लटका हुआ था? नहीं, उतारा हुआ था। उतारा हुआ था। तीनों भगनी का। और हाथ उत बंधा हुआ था? हाँ, हाथ उत बंधा हुआ था। हाथ में दाग है। दाग है, दोनों हाथ में दाग है। और फांसी लगा के वो मारा गया था। वो पहले हमारे अंदाज से लग रहा है वो पहले मार दिया है तब फांसी लगाया है। हाँ, मारने के बाद तो वो फांसी लगा। आपको कौन फोन किया था? फोन कोई नहीं किया। प्रमुख गए थे। प्रमुख साहब इन्फॉर्मेशन करने गए थे सुबह में। भाई गए थे। वही हमको 6 बजे सूचना मिला था। घर पे गए थे आपके प्रमुख साहब? हाँ, ये कांड हुआ 1 बजे कुछ मिनट पे। प्रमुख साहब फोन नहीं करके डायरेक्ट आपके घर पर गए? हाँ। क्या बोले प्रमुख साहब? प्रमुख साहब बोले हैं तो आपके बहन फांसी लगा के मर गया है। हम हुआ पे बोले हैं फांसी लगा के नहीं मरा है, वो मारा गया। वो मारा गया। तो वो यही सब बात रख के यहाँ पर हम रुक गए। तब बोला था प्रमुख साहब चलो घर पर चलो। घर पर से हम कली तो हम चचा के पास फ़ोन किए तो चचा आए हैं घर पर। तो वहाँ से सब आदमी हम यहाँ आए हैं। तो वही बात यहाँ पर फैसला हो रहा था। क्या लगता है हत्या की आत्महत्या? हत्या किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद। बहन के क्या नाम है? मोहम्मद का अंगूरी खातून। शादी कितने दिन पहले की? शादी 8 साल हुआ। सुबह में थाना को सूचना 9 बजे करीब में थाना को सूचना मिला जी कि सकरा फरीदपुर में मोहम्मद शमीम के घर में एक औरत फांसी लगा कर है ना उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग सूचना के आधार पर हम लोग आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। क्या लगता है सर, हत्या है कि आत्महत्या है?
अब ये जांच के बाद पता चलेगा। स्पेशल टीम भी आ रही है, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि हत्या है या अपने से फांसी लगाई। घर में परिजनों की उपस्थिति है कि नहीं? एक भी कोई भी नहीं है, सब भागे हुए हैं। 3 गो बच्चा है इसका, अभी बच्चा भी लोग नहीं है। क्या परिचय हुआ सर? उसके बाद अभी आगे कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम में इसको भेजा जा रहा है। स्पेशल टीम आने के बाद पोस्टमार्टम भेजा जाएगा। मुजफ्फरपुर के कांटी दामोदरपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर शशि प्रसाद उर्फ छोटू पर गोली चलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका भाई और भावो है। इन्हीं लोगों ने अपने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर छोटू पर गोली चलवाई थी। पुलिस ने आरोपी महिला एवं उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। शशि प्रसाद का अभी भी पटना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि इस वारदात में शामिल घायल का भाई पवन श्रीवास्तव की पत्नी सोनी कुमारी उर्फ बबली और पवन के दोस्त दिलीप चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पवन और उसके सहयोगी जामुन चौधरी पुलिस गिरफ्त से अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई विंग छापेमारी कर रही है। इधर गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 मैगजीन और एक स्कूटी बरामद किया है। परसों दिनांक 14/7/2024 को देर रात लगभग 9-10 बजे रात को काटी थाना जो कि पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक को जो कि काटी थाना के पकड़ी जगह का रहने वाला है, उसको गोली लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद काटी थाना टीम SHO अपने दल बल के साथ दोनों जगह पहुंचे। एक जहां पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे लगी है और दूसरी बात जहां पे वो एडमिट थे जो मां जानकी हॉस्पिटल में। वहां के बाद युवक की हालत गंभीर थी। वो तो उससे कोई पूछताछ तो नहीं कर पाए उससे हम लोग, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन करना शुरू किया। और उस बेसिस पे जब हम लोग PO पे पहुंचे तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्टली PO कहाँ पे है। तो हम लोगों ने काफ़ी देर वहाँ पे हम लोगों ने हर तरफ खोजा कुछ ऐसा कि जहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ घटना घटी है उसको हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों को वहाँ पे एक चप्पल मिला जिस चप्पल पे थोड़ा सा खून लगा हुआ था। हम लोगों ने जब चप्पल पे खून लगा देखा, उसी दौरान हम लोगों के द्वारा, चूंकि ये गंभीर कांड था तो इसमें हमने FSL टीम को भी बुला लिया था, तो वो लोग भी वहाँ पहुँच गए। उस चप्पल को देखने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे और खोजबीन करने की कोशिश की, चूंकि वहाँ पे ब्लड लगा हुआ था चप्पल पे, तो उस पे हम लोगों ने खोजबीन की और वहाँ पे सामने ही उस युवक का जिसको गोली लगी थी उसके भाई का घर था। तो हम लोग उस घर में घुसे और वहाँ पे जब हम लोगों ने चेक किया और तो वहाँ पे हमें वो PO मिल गया जहाँ पे ये घटना घटी थी। वहाँ पे एक गन शॉट का जो था वो निशान भी था दीवार पे, और वहाँ पे से कुछ बेडशीट वगैरह गायब था उस रूम से, जिसको कि तुरंत एक्शन लेते हुए FSL टीम, हमारी पुलिस टीम ने उसमें त्वरित कार्रवाई की। और वहाँ पे एक महिला थी जो कि जिस युवक को गोली लगी है उसके भाई का नाम है पवन श्रीवास्तव, उसकी पत्नी थी। उस महिला को जब पूरे घर को चेक किया गया तो पता चला उस महिला ने एक चादर को धोया था। तो और FSL टीम के द्वारा और रिसर्च करते हुए जब इस पर काम किया गया तो महिला का जो रक्षा सूत्र था हाथ का, उसमें वो ब्लड स्टेन हम लोगों को मिल गया। तो उसके बेसिस पे हम लोगों को पता चला कि ये PO यहीं पे है। और फिर उस महिला को हम लोगों ने जब पूछताछ किया और हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो महिला के द्वारा बताया गया कि उस दिन शाम में उसके जिसको गोली लगी वो महिला के पति के बड़े भाई है, तो उसके भैंसुर को उन लोगों ने बुलाया था। वो फिर अपने घर से वहां पे गए थे घटनास्थल पे, जहाँ पे कि ये जिसको गोली लगी और बाकी महिला का पति पवन और 2 लोग और, जो महिला नहीं बता पाई बट उन्होंने ये बताया कि 2 लोग और थे, और एक और नाम उन्होंने बताया दिलीप का। ये इतने लोग थे जो वहाँ बैठ के शायद अपने बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। उसी में कुछ विवाद हुआ, शराब पीने की भी कुछ बात बताई गई है जिसमें कि विवाद हुआ, और उसी विवाद के दौरान गन शॉट का आवाज सुनाई दिया, जिसके बाद ये जिसे गोली लगी है उसको लेके तुरंत कुछ लोग वहाँ से मां जानकी के लिए भागे और महिला के द्वारा इतना डिटेल उस वक्त हम लोगों को बताया गया। फिर उस महिला के बताने के बाद जब हम लोगों ने और पूछताछ की और मानवीय और तकनीकी साक्ष्य संकलन किया, उसके बाद हम लोगों ने दिलीप की गिरफ्तारी की। तो दिलीप ने अपनी बातों को स्वीकार किया, अपने गुनाह को स्वीकार किया और बताया कि वहाँ पे ये लोग 4-5 लोग थे, जिसमें कि एक जिसे गोली लगी, एक उसका छोटा भाई पवन श्रीवास्तव और दिलीप, और 2 और लोग हैं जिसको अभी हम लोग और पूछताछ करके पता करेंगे ये लोग कौन है। 3 और लोग थे, तो ये 5 लोग टोटल थे, जिसमें एक को गोली लग गई और 4 लोग और हैं, ये सब लोग इसमें शामिल थे।
उसके बाद हम लोगों ने महिला के द्वारा बताया गया, उससे और पूछताछ की गई तो बताया गया, तो उसके निशानदेही पे ही हमने, चूंकि वो सारे सबूतों को मिटाने का काम कर रही थी, तो हम लोगों को 2 मैगजीन भी मिला, जो कि उसके घर के नाले के पास से हम लोग को मैगजीन मिला। और उसने ये भी बताया कि वो उसने पिस्टल भी जो यूज हुआ है, पिस्टल संभवतः पिस्टल है, गोली चुकी थी, तो उसे भी हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जैसा उसने बताया कि उसे भी कहीं छुपाया गया, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम लोग रिकवर कर लें। और इसमें हम लोग जो पवन श्रीवास्तव हैं और जो बाकी जो लोग हैं उनको पकड़ने की, और जो लोग इसमें शामिल जिसका नाम अभी हम लोग देख रहे हैं, उन लोग को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या रही सर? वजह क्या था सर? अभी तक वजह बहुत क्लियर नहीं आया है, क्योंकि पवन श्रीवास्तव जो कि इसका मेन अभियुक्त है, वो अभी तक हमारे हाथ नहीं आ पाया, जो कि उस जिसे गोली लगी है, जो कि अभी इलाजरत है, वो उसका अपना भाई है। तो एक मुद्दा ये जमीन विवाद का उन दोनों भाई में आपस में कुछ हो सकता है, या कोई और भी मुद्दा होगा, जो कि तब क्लियर होगा जब लोग पवन श्रीवास्तव को अरेस्ट कर लेंगे। पर ये क्लियर था कि उसे उसके घर पे बुला के उसके बाद ये घटना कारित की गई। गिरफ्तार हुआ वो कौन? जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम दिलीप है, वो भी उसमें वो उन लोगों के साथ बैठ के उस 4 लोगों में से पवन श्रीवास्तव का वो पवन श्रीवास्तव का जानने वाला है, जो कि वहाँ बैठा हुआ था, वो भी उसमें शामिल है घटना में। और 4 लोगों ने मिलकर के, या नहीं, 4 लोग उस रूम में बैठे थे, 4 लोग आपस में, वो रूम बंद था जहाँ पे वो लोग अंदर में बैठ के अपनी बातें कर रहे थे, और उन लोगों ने मिलकर ये घटना कारित की है। और घटना कारित करने के बाद जो उनकी पत्नी है पवन श्रीवास्तव की, जिसका घर था, उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया, जिसके कारण डिभ्रमित करने का काम किया है। और इस प्रकार से भी बाकी लोग की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। पवन की गिरफ्तारी के बाद हम लोग को और भी पता चल जाएगा। बट फरार चल रहा है सर? हाँ, पवन फरार चल रहा है। महिला का भी गिरफ्तारी हुई है सर? जी, एक महिला की गिरफ्तारी हुई है पवन से, और उन्हीं की निशानदेही पे फिर इसकी गिरफ्तारी हुई है, दिलीप की। अभी तक कितने गिरफ्तार हुए? 2 गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं, और संभवतः इसमें कम से कम 3 लोग और शामिल हैं। छोटू श्रीवास्तव करते थे क्या? उनका, छोटू श्रीवास्तव का जो अभी तक हमने पता किया है, वो उनका अपना वो कुछ जमीन का भी कारोबार करते थे, और चूंकि अभी वो इलाजरत है और उनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा नाजुक है, तो ज्यादा हम लोग उनके बारे में भी उनसे उनके परिवार से बहुत पूछताछ नहीं किया है। अब इसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि अगर वहाँ जुड़े थे तो वहाँ का भी शायद वो कुछ काम करते थे, तो वो लोग हम लोग पता लगा रहे हैं। जेल भी गया? हाँ, वो उनके ऊपर भी है, और एक जो इनके पवन श्रीवास्तव है उस पर भी एक पुराना केस था जिसमें उन्होंने बेल लिया था, उसने बेल लिया था। तो ये जो ये आपराधिक इतिहास इनका और इन दोनों भाइयों की आपस में जो लड़ाई है, उसको भी हम लोग अभी देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बेला में कंप्यूटर ऑपरेटर संस्कृति वर्मा को ड्यूटी जाने के क्रम में बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसको लेकर संस्कृति ने थाने में पूर्व मंत्री की बहू रूपा शर्मा और 3 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था। घटना हुए 20 दिन से अधिक हो गए। इस घटना में पुलिस की हाथ अभी भी खाली है, जिसके बाद पूरे घटना में उचित कार्रवाई को लेकर पीड़िता संस्कृति वर्मा ने मंगलवार को SSP राकेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। संस्कृति वर्मा ने कहा कि पूरा परिवार घटना के बाद दहशत में है। इधर SSP राकेश कुमार ने घटना में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया है मुझे कि हाँ, मैं जल्दी शूटर को पकड़ूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। मुझे सर पे पूरा भरोसा है हमारे प्रशासन पे कि मुझे न्याय दिलाएंगे। क्या पूरा मामला है? क्या हुआ था? मामला ये है कि मेरे ऊपर गोलीबारी हुआ था 25 जून को बेला ऑफिस जाते समय में। सेम उसी जगह पे 25/4 को मेरे ऊपर हमला हुआ था। उस समय 2 बाइक सवार मेरे साथ हाथापाई किए थे। जिस समय में जब मेरे ऊपर हाथापाई किए तो बोलते हुए हाथापाई किए कि तुम रूपा शर्मा से भिड़ रही हो, ये अच्छा नहीं होगा। ये बोलते हुए मेरे ऊपर हाथापाई किए और निकल गए। जब आम लोग जुटा तो फिर मैंने बेला थाना में एप्लीकेशन भी दिया था सनाह 2 अज्ञात व्यक्ति के नाम से। सेम उसी डेट को 25 जून को उसी जगह पे मेरे साथ गोलीबारी किया गया, जिसमें मुझे 3 गोली भी लगी है। फिर वहाँ से मैं डॉक्टर के पास गई। वहाँ उसके बाद मैंने FIR में उनका नाम संदेह के आधार पे लिया, क्योंकि पिछले बार जो हमला हुआ था उसमें बदमाशों ने भी उनका नाम लिया था। इसलिए मुझे संदेह था कि कहीं उनका भी इसमें होगा हाथ, इसलिए मैंने संदेह के नाम पे उनका नाम लिया है। अब आपसे और प्रशासन से यही गुजारिश है। कौन है? ये आपका पूर्व मंत्री की बहू है रूपा शर्मा। तो वो आप पे क्यों गोली चलवाई? कोई कारण होगा? मेरा खुद से उनसे तो मेरा खुद का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे, तो उनको लेके हो सकता है कि कुछ वैसा हो, उनकी तरफ से कुछ दुश्मनी है। ये तो मैं नहीं बता सकती कि वो किस दुश्मनी से मेरे ऊपर गोली चलवाई हैं। बट
हमलावर जो मेरे ऊपर हाथापाई किया था वो उनका नाम लिया, तो मैंने इस आधार पर एफआईआर में उनका संदेह के नाम पे लिया। अब आप लोग से गुजारिश है कि आपने अपना बयान क्यों बदला? मैंने अपना कोई भी बयान नहीं बदला, मैं आज भी उसी बयान पे अपनी वीडियो लगी हूँ। एफआईआर में अभी भी रूपा का नाम है? एफआईआर मैंने अभी भी चेंज नहीं किया है, जो मैंने पहले एफआईआर किया था वही एफआईआर अभी भी है और मैं इसी पे अभी भी खड़ी हूँ। आपको किसी तरह का धमकी भी दिया जा रहा है? किसी भी तरीके का धमकी नहीं है, लेकिन मुझे प्रशासन से ये अपील है कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है, जब तक मेरा शूटर नहीं पकड़ाता है, तब तक मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि एक बार अटैक हुआ, हो सकता है कि दोबारा भी मेरे साथ अटैक हो। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? है मेरे हस्बैंड। पति से दुश्मनी होगा तो फिर आप पे क्यों करवाएंगे हमला? पति अब ये तो आप लोग से गुजारिश है ना कि आप लोग रेक्टिफाई कीजिए कि मेरे से क्या उनको दुश्मनी है या क्यों करवाई। ये तो आप और प्रशासन से गुजारिश है। मुझे शक बस यही था कि जब वो मेरे ऊपर हाथापाई किया तो उनका नाम लिया कि तुम रूपा शर्मा से भिड़ रही हो, तो मैंने भी सोचा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं। बट उनसे बात किया था क्या? मेरी आज तक उनसे कोई सामने से बात नहीं हुई। कितने दिन तक आपके हस्बैंड वहाँ काम कर रहे थे? काफ़ी साल, 6-7 साल उन्होंने काम किया। लगभग 1.5 साल पहले वो जॉब भी छोड़ दी है वहाँ से। क्यों छोड़ दिया जाए? मैंने उन्हें बोला था छोड़ने के लिए, क्योंकि वो उन पे दबाव डालती थी कि तुम अपने बीवी बच्चा को छोड़कर मेरे साथ में मेरे ऑफिस में काम करो और हम जैसे बोले वैसे रहो। तो मैंने बोला कि नौकरी बहुत है, इस तरीके से तो जॉब नहीं करना है। फिर मैंने उनको वहाँ से हटा के मैंने भी अपना जॉब जहाँ बेला कर रही थी वो भी अपना जॉब चेंज कर। दबाव कौन बना रहा था? रूपा शर्मा दबाव बना रही है। मेरे मोहल्ले की एक लेडीज़ हैं आरती सिन्हा, जो रूपा शर्मा से काफ़ी क्लोज थी। वो मेरे मायके में जब मैं आती जाती, मेरे बच्चे जब आते जाते, सारा न्यूज़ उनको देती थी। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड के पहाड़पुर मनोरथ पंचायत के वार्ड 2 स्थित तिरहुत तटबंध किनारे बाढ़ के पानी के दबाव से 100 साल पुराना पकड़ी का पेड़ गिर गया। दरवाजे पर मवेशी को चारा खिलाने के बाद बैठकर बात कर रहे एक ही परिवार के 3 लोग पेड़ की मोटी टहनी से दब गए। इस घटना में 70 वर्षीय हीरा राय की मौत हो गई, जबकि 55 वर्षीय महादेव राय और हीरा राय का 35 वर्षीय पुत्र योगेश राय घायल हो गया। मौके पर पहुंचे रूपछपरा पंचायत के मुखिया पति विनोद कुमार सिंह ने ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को सीएससी भेजवाया। हीरा राय के पीठ में गंभीर चोट लगी है, जबकि हाथ टूट गया है। सीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से जख्मी हीरा राय व महादेव राय को चिकित्सक ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया है, जहां इलाज के दौरान हीरा राय की मौत हो गई। मुखिया पति उदय भगत ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव को गांव ले आए। मनोरथ पंचायत पर जाता है, यहाँ पे हीरा राय हैं। हीरा राय थे, वहीं पे मवेशी ववेशी बंधा था और 4-5 लोग भी बैठे हुए थे। इसी बीच में अचानक जो बाढ़ का पानी आया है उसके कारण से कटाव हो गया पश्चिम साइड से, और पेड़ पश्चिम दिशा में ही गिर गया। और उसी के नीचे बैठे थे हीरा राय थे, महादेव राय थे और उनके घर के लोग थे, जिसमें 3 आदमी घायल हैं। और हीरा राय को साहेबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया। उसके बाद में रेफर कर दिया गया मेडिकल में इलाज के दौरान इनका मृत्यु हो गया और पोस्टमार्टम हुआ। रात को लाश आई और दाह संस्कार हुआ है। मुआवजे के लेकर भी सीओ से बात हुआ है? हाँ, सीओ मैडम से बात हुई है। सीओ मैडम ने आश्वासन दी है और कुछ त्रुटि बताई है और बोली है से हम भी जिला आपदा से संपर्क में हैं, फिर आगे बताते हैं। टाल मटोल भी कर रही है? नहीं, टाल मटोल नहीं, अभी तो उनके तरफ से जो कहा गया है उसके फिर प्रतिक्रिया उनका जाना जाएगा, उसके बाद ही बताया जाएगा। बाढ़ आने से काफ़ी क्षति हो रहा है? काफ़ी क्षति है बाढ़ आने से। यहाँ तो देख रहे हैं से आप सामने सड़क सब कट गई है। पहले से कोई आशंका नहीं था कि पहले से कुछ उस टाइप का नहीं था, पेड़ बिल्कुल खड़ी थी, इस बीच में अचानक पलट गई। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के रूपछपरा में गंडक नदी के बढ़े जलस्तर में शौच करने गई नदी में डूबी नरेश बैठा की 8 वर्षीय पुत्री का शव मंगलवार को ग्रामीणों ने 4 किलोमीटर दूर देख पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से शव की पहचान कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतका हिमांशी कुमारी के पिता ने बताया कि गंडक नदी में जलस्तर बढ़ गया है, पास में शौच करने गई मेरी पुत्री की बढ़े जलस्तर की चपेट में आने से मौत हो गई। बाढ़ की पानी कई घरों में प्रवेश कर गया है। अगर सरकार द्वारा शौचालय की व्यवस्था रहती तो पुत्री की मौत नहीं होती। नया टोला ना पड़ता है, नया टोला हुसैनपुर का रती में लाश मिला हुआ पाकर का पेड़।
और हम लोग लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम में। कैसे जानकारी हुआ? जानकारी हुआ, लोग पब्लिक लोग माने हमको कहा, हम वहाँ से फ़ोन किया है, लोग तो अपना मोबाइल लेके और आए। हम लोग सब भाई मिलकर तो मिला हुआ है, तो थाना आया हुआ, 12 नंबर गाड़ी आया, सबको हमारे साथ सुरेंद्र भाई चौकीदार भी हैं, जोरे जा रहे हैं। हाँ, गंडक नदी है, हाँ, नदी के किनारे आके लाश लगा हुआ था। 4 दिन बाद मिला? हाँ, 4 दिन का बाद मिला है सर। घटना हुआ था? घटना हुआ कि बच्चा वो लेटरिन करने बैठा था, छोटा बच्चा था 8 साल का, वो उलीट गई उसके अंदर पानी छूने के। बच्ची का घर हुआ रूप छपरा। क्या नाम? सुमांशु कुमारी, हिमांशु कुमारी। पिताजी इनका बस हुए अथी का दिहाड़ी काम करते हैं। पोस्टमार्टम में जा रहा है? पोस्टमार्टम में जा रहे हैं हम लोग सर। क्या आपका परिचय हो गया? मेरा वो भतीजी लगेगी, मैं उसका चाचा लगूंगा। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट है। 17 तारीख को होने वाले मुहर्रम को लेकर पुलिस ने विशेष तैयारी कर ली है। मंगलवार को नगर थाने से एएसपी टाउन भानुप्रताप सिंह के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो पूरे शहर में भ्रमण किया। मुहर्रम के मौके पर संवेदन एवं अति संवेदनशील स्थल पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई। मुहर्रम पर सुन्नी समुदाय के द्वारा ताजिया जुलूस निकाला जाता है, तो वहीं सिया समुदाय के द्वारा मातमी जुलूस निकाला जाता है। इस बार जुलूस में किसी प्रकार की डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट कह दिया है कि डीजे बजाने वाले इस बार जेल जाने के लिए तैयार रहे। एएसपी टाउन ने बताया कि मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहरी क्षेत्र में ऊंची इमारतों पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं संवेदनशील स्थल समेत अन्य स्थलों पर ड्रोन और सीसी कैमरे से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। हाँ, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है अभी, और ये अभी कल जो मुहर्रम है उसको ध्यान में रखते हुए निकाला जा रहा है। और हम लोगों की तैयारियां अच्छी हैं और लाइसेंस भी हमने लगभग सारे निर्गत कर दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के जुलूस निकालता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता का जो नवीन धाराएँ 223, साथ ही साथ और भी जो सुसंगत धाराएँ उनमें FIR रजिस्टर की जाएगी। और लाइसेंस की जो शर्तें हैं हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग उनका सख्ती से पालन करेंगे। अगर उसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उस पर FIR रजिस्टर की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। उसमें 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है हमारी। डीजे को लेकर क्या कुछ है? डीजे को लेकर क्लियर हमने दिशा निर्देश पूर्व में भी जारी कर चुके हैं और वो दिशा निर्देश अब भी हैं। लाइसेंस की शर्तों में साफ लिखा हुआ है कि डीजे किसी भी परिस्थिति में आपको अलाउड नहीं है। अगर आप जुलूस निकालना चाहते हैं तो आपको डीजे उसमें यूज़ नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति डीजे फिर भी यूज़ करता है तो उसमें लाउड स्पीकर एक्ट है, उसके सेक्शन 9 के तहत उसमें FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता का ये जो नवीन धारा है 223, उसमें उसकी FIR रजिस्टर की जाएगी, जेल भेजा जाएगा, उसको डीजे को जब्त भी किया जाएगा। असामाजिक तत्वों पर किस प्रकार से निगरानी रखी जाएगी जुलूस के दौरान? उसके हमारे कई तरीके हैं उसमें हमारे। जैसे सोशल मीडिया पर कभी कभी भड़काऊ पोस्ट होते हैं तो उसमें जो SSP ऑफिस में सोशल मीडिया यूनिट है वो उस पर लगातार नज़र रखती है। और इसके अलावा छतों से निगरानी के लिए हम ड्रोन का भी यूज़ करेंगे और कुछ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए हैं। जो पहले 107 हुआ करता 126 BNSS जो हुआ है उसके तहत भी हमने कार्रवाई की है और वाउंड डाउन करवाएं लोगों को। कुछ संवेदनशील इलाके भी हैं। हाँ, संवेदनशील इलाके हमने चिन्हित किए हैं। बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाके नहीं है प्रशासन के दृष्टिकोण से, लेकिन जो भी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की है। इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है। इस बीच शादी की कई तस्वीरें वायरल हो रही है। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र के धूमनगर बकरी में जयमाला के वक्त दुल्हन को देखते ही दूल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद बीच शादी में बवाल मच गया। दरअसल पूरा माजरा यह है कि शुक्रवार की रात मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट से दूल्हे राजा अपने बारातियों के संग गाजे बाजे के साथ शादी के लिए बरुराज के धूमनगर पहुंचे। दुल्हन के दरवाजे पर बारातियों का स्वागत हुआ। दूल्हा और बारातियों के साथ समधी को नाश्ता कराकर खूब खातिरदारी भी की गई, मगर ऐन मौके पर जयमाला के समय स्टेज पर पहुंची दुल्हन को देखकर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे के अनुसार शादी के लिए जिस लड़की को पसंद किया गया था उसके जगह लड़की वाले ने लड़की की छोटी बहन से शादी करवा रहा था।
मगर दूल्हे ने लड़की को पहचान कर शादी से इनकार कर दिया और पहले से पसंद की गई लड़की से ही शादी करने की जिद पर अड़ गए। इसके बाद बीच शादी में बवाल मच गया। इसी बीच सूचना मिलने के बाद देर रात बरुराज थाना अध्यक्ष संजीव कुमार दुबे अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लड़की और लड़का पक्ष को थाने लेकर आए। थाना अध्यक्ष द्वारा घंटों समझाने के बाद आखिरकार लड़के के पसंद की दुल्हन से मंदिर में शादी करवाई गई। पुलिस की मौजूदगी में कन्यादान से लेकर विदाई तक की रस्में अदा की गई। खुद बरुराज थाना अध्यक्ष संजीव कुमार दुबे ने विदाई के वक्त शगुन के साथ दूल्हा और दुल्हन को नए जीवन के लिए आशीर्वाद देकर विदा किया। जयमाला पे हमारे साथ धोखा हुआ था, ठीक है, लड़की चेंज कर दिया गया था, इसीलिए हम थाना का अपना माने जो होता है सहयोग लिए थे। अच्छा, तो अभी फिर क्या प्रोसेस हुआ आप लोगों का? फिर यहाँ पे थाना पारिवारिक बड़े बाबूजी ने बोले शादी करो, पूरा जिम्मेदारी हम लेंगे, कुछ भी अगर वो करेगी तो फिर उस लड़की को बुला करके शादी यहाँ हुई है। उसी लड़की से हाँ, जो जिसको हम पसंद किए थे, जिसको देखे थे, उसी से उसको शादी हुई है। तो यानी कि आप जिस लड़की को आप लोगों ने देखा था उसको बदल दिया गया? हाँ, उसको बदल के दिया था, उसकी छोटी बहन से ब्याह हो रही थी। शादी जबरदस्ती करेगा? हाँ, जबरदस्ती ये था, मानिए जो तरह से जबरदस्ती है ना हुआ। अच्छा, कैसे हुआ था ये? आप लोग यहाँ आए? हम दूरे पे गए जयमाला के बारात लेकर के आप आए? सुस्ता टोक से। कौन प्रखंड है? गायघाट। गायघाट है, हाँ। गायघाट से यहाँ बारात लेकर के आए? बारात लेकर आए थे। जयमाला के टाइम में लड़की चेंज कर दिया गया। जिस लड़की से शादी होनी थी उसको चेंज कर दिया। कौन लड़की थी? इसकी बहन थी छोटी। नाबालिग थी? नाबालिग की मानिए ये 16 साल की है, तो बिल्कुल नाबालिग है। 16 साल की? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ आप लोगों को मतलब प्रेशर किया गया शादी करने? प्रेशर यहाँ थाना पे प्रेशर किया। लड़की वालों के द्वारा? वहाँ कोई नहीं हुआ, हम सब इनकार कर दिए, नहीं करेंगे शादी, वो लड़की नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो फिर उनकी मम्मी पापा बोले जो वो लड़की शादी करने के लिए इनकार कर रही है, वो शादी नहीं करेगी, कहीं चली गई, अब कहाँ है नहीं है वो भी नहीं पता। फिर थोड़ा देर के बाद बोला वही लड़की आ रही है, घोड़े में थी कहीं। ठीक है। तो फिर हमसे बोले नहीं, हम थाना को फ़ोन करेंगे, हम थाना के पास जाएंगे, थाना का हम अपना सहयोग लेंगे। अच्छा, तो लड़की कहाँ थी? अब हमको नहीं पता कहाँ थी, घोड़े में थी, ये लोग नाट गए थे। अच्छा। छोटी बहन से हमको शादी करवाया जा रहा था। फिर पुलिस गई? फिर पुलिस गई, फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ फिर यहाँ अपना जो होता है सहयोग लेके मंदिर में शादी करें? मंदिर में शादी, हाँ, थाना पारिवारिक करवाएँ। ठीक है। आप लोग जो है जा रहे हैं यहाँ से, पूरा अपना जो सबूत है, जो यहाँ जो बराती वगैरह सब ऐसे ही थे? सब ऐसे ही, कुछ खाना पीना कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? टुनटुन कुमार। किस लड़की से शादी हुई है? सपना कुमारी। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन जुट गया है। बैरिकेडिंग का काम काफी तेजी से चल रहा है। साहू पोखर से लेकर छोटी कल्याणी तक सड़क किनारे बैरिकेडिंग का खंभा तेजी से लगाया जा रहा है। इसके चलते सड़क की चौड़ाई कम हो जाने से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं शहर में चल रहे निर्माण के कार्य से कांवड़ियों को काफी परेशानी होगी। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि श्रावणी मेले के शुभारंभ से पहले सभी सड़कों को मोटरेबल कर दिया जाएगा। बुड़कों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया जा चुका है। कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन लगी हुई है। ये श्रावणी मेला को लेकर के सारी तैयारी हम लोगों की चल रही है और 21 तारीख को जो प्रथम सोमवारी है उससे पहले उद्घाटन होना है। शहर में चूंकि एसटीपी का काम चल रहा है, सीवरेज ट्रीटमेंट का जो प्लांट जो पूरा लगता है ट्रीटमेंट का प्लांट, उसमें पाइप जो है मेन जो रोड होता है उसी के नीचे डाला जाता है। प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले चल रहा है बहुत सारे कारणों से। बीच में चुनाव रहा तो उसमें हम लोगों ने ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं किया, फिर बीच बीच में बारिश हो रही है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई सारे रोड्स को हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं और हम लोगों का है कि इस महीने के अंत तक मैक्सिमम रोड्स पर काम हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा अगर बारिश की स्थिति नहीं रही। और जो बैरिकेडिंग का काम है वो भी हम लोगों का चल रहा है, टेंडर हम लोगों का हो गया है। जो हम लोग श्रद्धालुओं के रुकने के लिए हम लोग जो कैंप लगवाते हैं उसके लिए भी जो टेंडर पर्यटन विभाग की तरफ से जो राशि आती है, टेंट हाउस बनता है, वो भी हम लोगों ने टेंडर अलॉट कर दिया है, उसका भी काम प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाता है, मजिस्ट्रेट्स की तैनाती रहती है, रूट को कई स्थानों पर डाइवर्ट किया जाता है। तो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू रूप से हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और कोई दिक्कत नहीं हो। या पीएचडी को जो व्यवस्था करनी होती है कांवड़ियों के
रुकने के लिए, तो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी और श्रद्धालुओं को, कांवरियों को कम से कम दिक्कत हो, उनको किसी तरह की मेजर समस्या नहीं हो, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। RGS कॉलेज जो टेंट सिटी बनेगा वहाँ से गुड़िया बाजार तक सड़क नहीं, उसको हम लोग दिखवा रहे हैं और कुछ जो है वो बुडको का नाला भी कुछ स्थानों पर बन रहा है, तो जहां अभी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा उसको हम लोग घेर करके साइड से इस हिसाब से हम लोग तैयार कर देंगे कि लोग उधर की तरफ ना जाने पाए। जैसे आप RDS कॉलेज में ही लीजिएगा, वहाँ जो तालाब है उसकी भी बैरिकेडिंग और SDRF वगैरह लगाने के लिए ये भी हम लोगों ने बता दिया है। रोड्स पे थर्सडे को हम लोगों का फाइनल विजिट भी होगा, उसके बाद भी जो बचा खुचा काम रहेगा उसको भी हम लोग तैयार करेंगे। मोटरेबल जरूर रोड को तैयार किया जाएगा, कुछ स्ट्रेच जरूर हो सकता है इसका कालीकरण ना हो पाए इस बारिश के दौरान, लेकिन ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम दिक्कत हो कांवरियों को, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। और कोई भी ऐसा रोड नहीं बचेगा जो मोटरेबल ना रहे, उबड़ खाबड़ रहे, ये हम लोग जो इंश्योर कराएंगे कि ये समस्या जो है कांवरियों को फेस ना कर। नीतीश कुमार की सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग मंत्री रहे और सन ऑफ मल्लाह के नाम से राजनीति में ख्याति प्राप्त मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या ने बिहार को झकझोर दिया है। राज्य की विधि व्यवस्था पर यह वारदात बड़ा सवाल है, जिसका जवाब देने में सरकार में शामिल दल और मंत्री मुस्तैदी दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या से काफी मर्माहत स्तब्ध हूँ। भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस विपत्ति के घड़ी में हम सभी भाई मुकेश सहनी के साथ हैं। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन बाबू की निर्मम हत्या की सूचना मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस घटना से मैं काफ़ी मर्माहत हूँ, स्तब्ध हूँ और भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। और इस विपत्ति की घड़ी में हम सब भाई मुकेश सहनी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। भगवान उनको इस विपत्ति से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। मंगलवार को संत रविदास महासंघ के बैनर तले वीआईपी सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के निर्मम हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान महासंघ के प्रदेश महासचिव जयमंगल राम ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सरकार निरंकुश हो चुकी है। जो नीतीश कुमार 2005 में सुशासन की सरकार का तगमा लेकर सरकार में आए और आए दिन जंगल राज कहकर पिछले सरकार को कोसते रहे, आज उन्हीं सुशासन बाबू की सरकार में अपराध अपने चरम सीमा पर है। महासंघ के नेताओं ने कहा कि जल्द अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर प्रदेश संयोजक सत्येंद्र कुमार सतेन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय छायाकार, जय नारायण राम, प्रदेश उपाध्यक्ष राजू राम, अशोक राम, मनीषा कुमारी सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। वीआईपी सुप्रीम मुकेश सहनी जी का पिता का निर्मम हत्या के विरोध में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से मैं उनको प्रतीक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहा हूं। जो निर्मम हत्या एक नेता के घर में हो जाती है वह बहुत बड़ी दुखी घटना होती है। अगर किसी पिता की हत्या हो जाए उसका दिल दिमाग पर क्या बीतती है, लेकिन आज बिहार के अंदर में अपराधी का बहुत मनोबल बढ़ चुकी है। जो जिला प्रशासन द्वारा इस पर लगाम लगाने की काम नहीं कर रहे हैं। अगर लगाम लगाने के काम नहीं कर रहे हैं तो रविदास महासंघ उनका भी दावा जानती हैं। अगर मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, पटना हर जगह हत्या प्रतिदिन हो रहे हैं, लेकिन कोई भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आज मुकेश सहनी जी का पिता का हत्या हुआ है, इस पर पूरे बिहार प्रदेश दुख की घड़ी में है। मैं उनको प्रतीक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिला प्रशासन पुनः मांग करता हूं जो हत्यारा है उनको अविलंब गिरफ्तारी करें, और नहीं गिरफ्तारी करते हैं तो मैं फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। नीतीश कुमार की सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री रहे और सन ऑफ मल्लाह के नाम से राजनीति में ख्याति प्राप्त मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या ने बिहार को झकझोर दिया है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के सहनी समाज के लोगों में भी बिहार सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान सहनी समाज के लोगों ने कहा है कि इस घटना से मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र देना चाहिए।
ना कि पदाधिकारियों का चरण वंदना करनी चाहिए। पुलिस को इन्होंने शराब कारोबारियों को संरक्षण देने के लिए लगा दिया है। जनता की सुरक्षा से नीतीश कुमार खिलवाड़ कर रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या का सीबीआई जांच होना चाहिए। उनकी हत्या साजिश लग रही है। ये तो पूरा जंगल राज है और मुकेश जी के जो पिता का जो हत्या हुआ है बहुत जघन ये अपराध है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये साजिश है इसमें। यानी जो ये बैकवर्ड समाज का जो उभरता हुआ जो चेहरा है उसको डिप्रेशन में लाने के लिए, समाज के नेतृत्व को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत हमको जो है कि हत्या लग रहा है। इसका सीबीआई से जांच होना चाहिए और तुरंत इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जांच होकर अपराधी का खुलासा होना चाहिए कौन लोग ये हत्या के पीछे है। इस तरह भी कहा जा रहा है कि चोरी के नियत से घुसा होगा, उसमें हो गया। नहीं, चोरी के नियत से जाता है तो घर में चोरी का कोई ऐसा नहीं कुछ पता चला है कि चोरी की हत्या से गया। जो जिस तरह से हत्या किया गया छठ पीछे है लाश तो क्लियर है कि हत्या के ही नियत से घर में घुसा के हत्या किया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। इसका एकदम सीबीआई जांच होना चाहिए और जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए किन लोगों का हाथ है। इस तरह से इतने बड़े आदमी के पिताजी हैं तो आम आदमी का आम आदमी तो कुछ नहीं है। जब इतने जो बिहार के इतने बड़े नेता के पिता की हत्या हो जाए तो आम जनता तो कीड़ा मकोड़ा है। इस राज्य में की स्थिति हो चुका है कि कोई किसी का कभी भी किसी का कोई जान ले सकता है। पूरा जंगल राज है। जंगल राज तो राजद को कार्यकाल को कहा जाए। आप तो बताइए ना, आप जंगल इससे बड़ा जंगल राज तो लालू के राज में इस तरह का हत्या तो नहीं होता था जो अभी राज में हत्या हो रहा है। ये तो महाजंगल राज है। हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी अब पदाधिकारियों के चरण वंदना कर रहे हैं और राज्य में पत्रकार, नेता, महिला, नौजवान, किसान सब बेहाल है। और जिस तरह से आज हत्या हुआ है हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी के पिता का, वो हमारे भी पिता थे और हम उसका जो है सो हम लोग कड़ा निंदा करते हैं। और सरकार आज सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं चूक की है। बहुत बड़ा इसमें साजिश है कि एक उभरता हुआ सितारा जो पिछड़ा वर्ग में जन्म लिए हैं उसको तोड़ देना है, उसके परिवार को बर्बाद कर देना है, उसे डरा देना है ताकि कोई दूसरा बेटा संघर्ष करने के लिए सड़क पर ना आए। मुख्यमंत्री जी को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए, ना कि पदाधिकारियों का चरण वंदना करना चाहिए। पुलिस को इन्होंने शराब के कारोबारी को संरक्षण देने के लिए लगा दिया है। जनता की सुरक्षा से इन्होंने खिलवाड़ किया है। यह घोर निंदनीय विषय है। जिस तरह राजद के कार्यकाल को जंगल राज कहा जा रहा है, सुशासन की सरकार की बात हो रही है। सुशासन तो है सर कि आदमी 1-2 वार से मर सकता है लेकिन लाश को के साथ भी अमानवीय तरीके से हत्या किया करना ये चोरी डकैती का काम नहीं हो सकता। अगर कोई चोर जाएगा, अगर किसी को हत्या करने की हो जाएगा तो 1-2 घाव दे करके, मार करके या घायल करके वो चला जाएगा। लेकिन जिस तरह का वो दिख रहा है कि वो जो है सो सामान्य व्यक्ति का ये नहीं है। वो नीतीश कुमार जी के जो या उस पार्टी से जो इनको नफरत है, मुकेश सहनी जी को तोड़ने के लिए अंदर तक इस तरह का कार्रवाई किया गया है। जिस तरह ऐसे आदमी का हो जा रहा है तो आम आदमी में कहीं ना कहीं डर होगा। निराशा है, डर नहीं। आप डर क्या होता है? डर से ज़्यादा निराशा है। आप हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर इलाज करने के लिए नहीं है। थाना में जाइए, लोग पुलिस वाले FIR लेने के लिए नहीं है। अपराधी का राज हो चुका है। कहेंगे कि पूरे बिहार में अति पिछड़ा को लोग जगाने के काम करते हैं, लेकिन इस सरकार में अति पिछड़ा को हत्या लोग करवा रहे हैं। इसको उभरते हुए छवि को लोग बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और मुकेश सहनी उस समाज के अति पिछड़ा के सदस्य थे जिसमें अशिक्षा है। उसके समाज में कभी भी शिक्षित नहीं हुआ। उसको आगे बढ़ाने में वो उसका अहम भूमिका है और उसी को दबाने के ख्याल से सरकार के द्वारा रच के ऐसा घटना घटा है जिससे हम बिहारवासी निषाद समाज खास कर काफ़ी दुखी हैं। और अति पिछड़ा समाज दुखी होता है तो समझ सकते हैं कि बिहार में कुछ न कुछ होगा ही। यह हमारा पूर्ण दावा है। क्या कुछ मांग रहेगा? मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि 18 साल में तो आप कुछ नहीं किए। अति पिछड़ा जहां के तहां रह गया। 18 साल में बिहार बहुत पीछे हो गया है। अभी से कम आप सुधरिए और हमारे अति पिछड़ा समाज को जो हत्यारा है उसको यथाशीघ्र SIT जांच जो गठित हुआ है माननीय SP द्वारा, उसको जांच को खुलासा कीजिए कि इसमें कौन लोग सहभागिता है, ताकि हम लोग भी जान सके कि मेरे समाज की हत्या किसने करवाया और क्यों करवाया। इससे बहुत हम लोग को दुख है। अब जानते हैं कि इसके पहले Z+ की सुरक्षा इनको मिला था V+ के,
लेकिन उसको भी सरकार वापस ले लिया। इधर हत्या हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं साजिश हमको लग रहा है। हमारे समाज के लोग काफ़ी इससे दुखी है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कमज़ोर दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। आज के डेट में मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 2005 में जो नीतीश कुमार थे आज नहीं। जिस तरह सुशासन की सरकार की बात हो रही थी और जंगल राज की बात करते हैं, सुशासन की सरकार की, राजद के समय में जंगल राज था। देखिए, इनकी सिर्फ कहावत है। इन्होंने कहते हैं कि मैं सुशासन के राज हूँ, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इनके समय में भ्रष्टाचार फैल रहा है। जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं बहुत आगे बढ़ रहा है और इंसान इनके पीछे बैक हो रहा है। यही नीतीश कुमार के राज है। हम सीधा परिभाषा में हम अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के लोग कह सकते हैं यह समाज विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी सरकार है और इसको हम लोग आप बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।